press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार, मैं प्रभात सिंह फिर से आप लोगों के बीच बायोलॉजी के सेकेंड लेसन को लेकर उपस्थित हूँ। हम लोग इसमें देख रहे थे कि टेपिटम क्या होता है। हम लोग इस पर डिस्कस कर रहे थे कि कैसे किसी भी पुष्प की कैसी संरचना होती है। तो यहाँ ध्यान देते हम लोग टेपिटम क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेपिटम जैसा कि मैंने आप बताया था कि किसी भी परागकोश के 4 पालियाँ होती हैं और प्रत्येक पालियों के जो भीतर आप देखेंगे गुहा एक रिक्त स्थान होता है जिसमें परागकण भरे रहते हैं। तो परागकण व परागभित्ति के बीच एक पतली सी परत होती है जिसे क्या कहते हैं, टेपिटम कहते हैं, जो परागकणों को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। लग बीजाणुधानी का परिवर्धन या परागपुट कैसे बनता है, तो इसे मैं बताऊँ आप लोगों को। युवावस्था में परागकोश विभव ज्योति कोशिकाओं का समूह होता है। यह कोशिकाएँ जो होती हैं चारों ओर से एक मोटी कोशिका का स्तर से क्या होते हैं, घिरी होती हैं और इसमें प्रारंभिक अवस्था में परागकोश का आयताकार से पहले प्रतीत होती है। धीरे धीरे इसमें क्या होता है, 4 पालियाँ बन जाती हैं। चारों पालियाँ धीरे धीरे क्या हो जाता है, नई कोशिका नई भित्ति का निर्माण होता है। ठीक है। अगर इसकी बात करें त्वचा तो बाह्य त्वचा होती है, अंतर त्वचा होती है और टेपिटम होता है। तो इसमें क्या होता है, निरंतर अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ये चारों पालियों को क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है। और इसी प्रकार से लग बीजाणुधानी जब कहता है तो हम यहाँ पे समझेंगे परागकण। ठीक है। परागकण के बारे में हम लोग समझते हैं। उसके बाद कह रहे हैं लग बीजाणु जनन क्या होता है। परागकण का या परागकण के बनने की जो प्रक्रिया है वही क्या है, लग बीजाणु जनन है। लग बीजाणु जनन क्या होता है कि परागकण मात्र कोशिका के केंद्रक के अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 केंद्रक का निर्माण होता है और चारों केंद्रक में गुणसूत्र की क्या संख्या क्या होती है, मात्र कोशिका की आधी होती है और चतुष्क का निर्माण होता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे चतुष्क का निर्माण हुआ है। इसी चतुष्क में आप देखेंगे 4 पाली, चारों कोष्ठक में 4 परागकण, चारों भित्तियों में परागकण का निर्माण होता है। इसके बाद इन्हीं से चारों से चतुष्फल से ही क्या होता है, परागकण का अंदर क्या होता है, निर्माण होता है। परागकण की अगर बात की जाए, परागभित्ति की जो लग बीजाणुधानी होती है कितने प्रकार की होती है, एक होती है जैसे कि टेट्राहेड्रल होता है, 4 लग बीजाणु चारों फलकों पर स्थित होते हैं। इस प्रकार के विन्यास को अधिकतर द्विबीजपत्री पादपों में देखा जाता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे 1 3 आपको फ्रंट दिख रहा है, किसके बैक में है। ठीक है। उसके बाद सम द्विपार्श्विक है। ठीक है। इसमें देखते हैं चारों लग बीजाणु एक ही तल पर स्थित होते हैं। ठीक है। लग बीजाणु का मतलब यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, ये इसकी बात कर रहे हैं। 2 चारों क्या होते हैं, एक ही तल पर स्थित होते हैं। इसके बाद क्रासित है, 2 या 2 लग बीजाणु एक दूसरे से 90 डिग्री सेल्सियस का कोण बनाते हैं। ठीक है। उसे क्या कहते हैं, ऐसी बीजाणुधानी को कहेंगे क्रासित लग बीजाणुधानी। उसके बाद है रेखीय, सभी लग बीजाणु एक सीधी रेखा में पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने आप बताया था कि एक जनक कोशिका से विभाजन के उपरांत 4 कोशिकाएँ बनती हैं। ठीक है। 4 कोशिकाएँ बनती हैं और चारों में अर्धसूत्री मतलब जनक के मतलब जो मात्र कोशिका है जिसके द्वारा किसी भी परागकण का निर्माण हुआ उसका आधा इनमें जाएगा, आधे लक्षण जाएंगे। तो इनकी व्यवस्था जो होती है किसी भी परागकोश के निर्माण की क्या होती है, परागकोश किस प्रकार बनेगा, परागकोश धानी किस प्रकार बनेगी, उसका निर्माण बताते हैं। जैसे हम लोग उसका देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे परागकोश की यहाँ व्यवस्था इस प्रकार से है। जैसे एक यहाँ परागकण है, परागकोण कोश क्या है, एक यहाँ पे 4 इसी प्रकार से व्यवस्थित है। एक उसके बाद आता है टी आकार, टी शेप्ड स्ट्रक्चर। 4 लग बीजाणुओं में से 2 अनुप्रस्थ होते हैं और 2 क्या होते हैं, लंब होते हैं। इसे हम लोग टी आकार में कहते हैं। ये आपको एमएससी में आगे जाने बाद ये चीज़ें फिर मिलेंगी। उसका बाद आता है परिपक्व परागकोश का संपुटन। किस प्रकार से कोई परिपक्व परागकोश क्या होता है, फटता है, किस प्रकार से उसमें से परागकण बाहर जाते हैं, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। परिपक्व परागकोश में टेपिटम तथा मध्य स्तर का क्षय होना प्रारंभ होता है। जैसे जैसे
टेपिटन का अच्छा होता है और परिपक्व अवस्था आती है, वैसे ही परागकोश में क्या हो जाता है, संपुटन हो जाता है। ठीक है, और इस प्रकार का विन्यास अधिकतर किसमें होता है, द्विबीजपत्री पादपों में। द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री क्या है, द्विबीजपत्री का मतलब होता है जिसमें दालें पाई जाती हैं, जिसके बीज में द्विबीजपत्री से पाए जाते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे, जैसे चना है, ठीक है, मटर है, ये सब चीज़ें आती हैं, सरसों है, ये सब चीज़ें आती हैं, लेकिन मक्का का एक बीजपत्री है। उसके बाद परागकण संरचना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन पूछता है। नर युग्मक उद्भिद की प्रथम कोशिका को परागकण कहते हैं, या पुष्प के नर युग्मक को क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं। इस पे कांटेनुमा नुकीली संरचना निकली हुई होती है, तथा इसकी जो बाह्य भित्ति होती है, इस पे दो परतों का क्या होता है, आवरण होता है। ठीक है, जो इसे क्या करता है, बाह्य परत जो होती है क्या होती है, बहुत खुरदरी होती है, जो इसे क्या करती है, बाह्य वातावरण से क्या करती है, बचाती है। और जैसे ये किसी भी किसके वर्तिकाग्र के संपर्क में आते हैं, तो जो आप इसकी बाह्य भित्ति देख रहे हैं, ये क्या हो जाता है, फट जाता है, और इसी से क्या बनती है, जैसे परागकण गिर जाएँ किसी उस पर वर्तिकाग्र पे, तो गिरने के बाद यहीं से पराग नलिका का निर्माण हो जाए। इस पराग नलिका धीरे धीरे बढ़ती बीजाणु तक पहुँच जाती हैं। तो इसकी बाह्य भित्ति को हम लोग कहते हैं बाह्यचोल, या परागकण का कठोर और खुरदुरा सा भाग होता है। इस पर अम्ल, क्षार, ताप का कोई प्रभाव नहीं होता है। इसमें छोटा सा एक छिद्र होता है, जिससे आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, ये जो आप देख रहे हैं छिद्र है, छोटा छिद्र होता है, यहीं से क्या होता है, पराग नलिका का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद अंतःचोल है, बाह्यचोल, जिसे आप लोग देख रहे हैं, बाह्यचोल के ठीक नीचे कोमल आवरण पाया जाता है, जिसे अंतःचोल कहते हैं। यह पेक्टिन और सेल्यूलोज का बना होता है। यह अंकुरण के समय पराग नलिका का निर्माण करने में क्या करता है, सहायता करता है। अब अंकुरण देख लीजिए, अंकुरण प्रोसेस क्या है। अंकुरण प्रोसेस से पहले एक बार थोड़ा सा ये भाग जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे हल्का सा आपको विकास दिखेगा, फिर यहाँ थोड़ा और परिवर्तन होगा, अंततः आपको धीरे धीरे ये आगे बढ़ती हुई संरचना दिखती चली जाएगी। अंततः आपको एक बड़ी पराग नलिका आपको दिखाई देगी। इसमें आप देख रहे होंगे, नलिका केंद्रक होता है, उसके जनन कोश क्या होती है। नलिका केंद्रक का काम होता है कि वो नलिका का निर्माण करेगा, उसके बाद वो समाप्त हो जाएगा। और जो जनन केंद्रक होते हैं, इसमें 2 नर जनन केंद्रक होते हैं। ठीक है, इसीलिए कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन इन द प्लांट फ्लावर्स। इसमें क्या होता है, इसमें 2n और 3n 2 फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, जिसमें भी आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद क्या है, परागकण द्वि केंद्रकी में मुक्त होते हैं। परागकण परागण द्वारा समान जात के पुष्प के वर्तिकाग्र पहुँचते हैं और अंकुरित होकर उसमें से नरजनन कोशिकाएं निकलती हैं और बीजाणु के पास क्या होती हैं, जाती हैं। ठीक है, और जाने के बाद जैसे बीजाणु में प्रवेश करती हैं, नर युग्मक को भ्रूण पोष में मुक्त करके पराग नलिका क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। अब हम लोग बात करेंगे स्त्री केसर। अब स्त्री केसर क्या है, जैसे मैंने आप बताया था, स्त्री केसर आपने देखा था कि यही है स्त्री केसर। ठीक है, स्त्री केसर आपको मैंने बताया था कि किसी भी पुष्प के मादा जनन भाग को क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। इसके 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और बीजांड। वर्तिकाग्र जैसे मैंने बताया था आपको, सबसे ऊपरी भाग होता है, उसके बाद वर्तिका, उसके बाद बीजांड है। अब हम लोग बात करेंगे सीधा अपने इस पर टॉपिक पाते हैं कि पुष्प के मादा जनन भाग को स्त्री केसर कहते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। अंडाशय, जैसे मैंने बताया था कि यह मादा जनन भाग का सबसे निचला और उभरी हुई संरचना होती है, जिसमें मादा के युग्मक पाए जाते हैं, जो निषेचन करने में क्या करते हैं, जहाँ पे निषेचन होता है। ठीक है, अंडाशय की अलग अलग संरचना होती है, जिसे आपने गुड़हल में देखा होगा। ठीक है, उसके बाद पैवेवर में देखा होगा। बहुत सारे पुष्प हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, एक माइचेलियम देख रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा आप देखेंगे सूर्यमुखी में देखेंगे, सरसों में देखें, तो इसकी अलग अलग बीजांड की संरचना हो सकती है। उसके बाद बीजांड या गुरबीजांड धानी, परिपक्व बीजांड एक गोलाकार संरचना होती है, जो निषेचन के पश्चात बीज में परिवर्तित हो जाती है। प्रत्येक बीजांड बीजांडासन में जुड़ा होता है, और यह क्या होता है, बीजांड वृंश, जिसे बीजांड वृंत भी कहते हैं। यह किसी भी मादा जनन भाग का स्त्री केसर सबसे मुख्य भाग होता है। इसके क्या होते हैं, 2 आवरण होते हैं, बाह्य आवरण और अंत आवरण होता है। 2 आवरणों से घिरे बीजांड को बायोटेग्निक कहते हैं। ठीक है, परंतु जिनमें
एक आवरण होता है, उन्हें यूनोटेक्निक कहते हैं, टेक्निक, ठीक है, कहते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं सीधा अपने टॉपिक को आगे। विभिन्न प्रकार के बीजांड विन्यास। बीजांड विन्यास किस प्रकार से होता है? अब जरूरी नहीं कि जैसे आप देखते होंगे सरसों में आप देखेंगे फली एक सीधे कतार लगी होती है, जरूरी नहीं कि एक ही प्रकार संरचना बने। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे इस प्रकार का आपको निबुम दिख जाएगा, ठीक है, इस प्रकार आपको दिख जाएगा। अलग अलग पौधे मटर का आप देख ही रहे हैं, तो अलग अलग पौधे में अलग अलग प्रकार की संरचना आपको दिखाई दे सकती हैं, ठीक है। फिलहाल जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये है, इसमें मैं आपको समझाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। चीज़ें बहुत ही आसान होती है, बस हमें समझ में आ जाए, ठीक है। ये बीजांड की संरचना है। इस बोर्ड में या एग्ज़ाम टाइम में ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है कि बीजांड की संरचना सचित्र वर्णन कीजिए। तो इसमें एक हेडिंग आता है निभाग। निभाग किसे कहते हैं? तो बीजांड द्वार आपको दिख रहा है, बीजांड द्वार के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, या बीजांड द्वार के सामने स्थित भाग को क्या कहते हैं? निभाग कहते हैं, ठीक है। या किसी बीजांड का भ्रूणपोष के ऊपर भाग क्या होता है? स्थित होता है। उसके बाद आप ये देख रहे होंगे पुष्पवृंत है, ठीक है, ये पुष्पवृंत है। पुष्पवृंत के बाद इसमें सबसे महत्तम आवरण है, ठीक है, ये अंतः आवरण है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये आवरण ही है। उसके बाद यहाँ पर दिख रहा है भ्रूणपोष। भ्रूणपोष में आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको 8 कोशिकाएं दिखेंगी, 3 ऊपर 3 नीचे, 2 क्या मध्य में, ठीक है। ऊपर वाली कोशिका जनन कोशिका है, नीचे वाली सहायक कोशिका है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग ज़्यादा विस्तार देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। बीजांड द्वार किसे कहते हैं? बीजांड के दोनों आवरण में एक छिद्र होता है जिसे क्या कहते हैं? बीजांड द्वार कहते हैं, जहाँ से पराग नलिका बीजांड में प्रवेश करती हैं। उसके बाद भ्रूण कोश क्या है? एम्ब्रियो सैक, जैसे एम्ब्रियो मतलब आप लोग जान ही रहे होंगे, भ्रूण की बात हो रही है। भ्रूण कोश भ्रूण कोश का मतलब होता है जहाँ पे भ्रूण पाया जाता है, ठीक है। यह बीजांड का मुख्य भाग होता है जिसके अंदर भ्रूण का निर्माण होता है। गुरु बीजांड मात्र कोशिकाओं द्वारा असूत्री विभाजन करके अगुणित गुरु बीजांड बनने की प्रक्रिया को गुरु बीजांड जनन कहते हैं। गुरु बीजाणु का मतलब जब आ जाए जान जाइएगा कि ये मादा युग्मक की बात कर रहे हैं, और जब आए लघु बीजांड जनन तो ये नर युग्मक की बात कर रहे हैं। अगर आपको इतना नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इतना भी आप कह सकते हैं, नर युग्मकों की बनने की प्रक्रिया को लघु बीजांड जनन कहते हैं, जबकि मादा युग्मकों के बनने की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं, ठीक है। अब इसमें बता रहे हैं कि पहले अर्धसूत्री विभाजन होता है मात्र कोशिका से, और उसके होने के बाद मादा युग्मकोद्भिद परिवर्धन होता है, फिर धीरे 4 कोशिका बनती है, 4 से फिर 8 बन जाती हैं, ठीक है। और 8 कोशिका विकसित हो जाती हैं। पहली बनती में जो है 2 ध्रुवी केंद्रक होता है, उसके बाद नीचे है सहायक केंद्रक कोशिका है, उसके ऊपर सहायक है, ठीक है। तो कुल मिला के भ्रूण कोश में 8 कोशिकाएँ पाई जाती हैं, ठीक है। और इन्हीं में क्या होता है, सहायक कोशिका का कोई मुख्य भूमिका नहीं है। जो यहाँ पे होता है, इससे जनन जब होगा, जो ऊपर कोशिका इससे जनन जब होगा तो 2n फर्टिलाइजेशन होगा, जब इससे करेगा तो 3n होगा, क्योंकि इसके बाद 2 लक्षण पहले से द्विगुणित लक्षण होते हैं, ठीक है। बीजांड के प्रकार की बात करें, बीजांड के विभिन्न भागों जैसे बीजांड द्वार, निभाग, इन सब के आधार पर बीजांड निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं। उसके बाद आता है परागण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परागण किसे कहते हैं? परागण मैं आपको एक बार में बता दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। परागण का मतलब होता है कि किसी भी पुष्प के परागकोश से परागकण का या नर जनन भाग से परागकण का मादा जनन भाग या वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। या पुंकेसर से परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है या पॉलिनेशन कहलाती है। परागण कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से होता है। अब कौन कौन से प्रकार हैं? जब ये क्या हो जाता है कि जैसे कि जब स्वयं पहुंच जाए, जब क्या हो जाए, स्वयं पहुंच जाए तो उसे क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। और जब किसी माध्यम द्वारा पहुंचे तो उसे क्या कहते हैं? पर परागण कहते हैं। स्वपरागण अधिकांशतः जो ऐसे पौधे में होता है जिसमें नर मादा जनांग दोनों एक ही पुष्प पे होते हैं, जैसे द्विलिंगी पौधे जो होते हैं। और जो एक लिंगी होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता है, उनमें नर पुष्प अलग होता है, मादा पुष्प अलग होता है।
ठीक, जैसे पपीता हो गया, खरबूजा हो गया, ये सब कैटेगरी में इसी में आते हैं। जब एक पुष्प के परागकण का स्थानांतरण उसी पुष्प के या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो उसे क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। अब इसको मैटर समझिएगा। जैसे एक पौधा है, सपोज दैट मानिए एक पौधा है और पौधे के ऊपर यहाँ पे पुष्प लगा हुआ है, ठीक है, और एक पुष्प यहाँ पे भी लगा हुआ है, एक पुष्प यहाँ पे लगा हुआ है। अब यहाँ पर अगर परागकण पुंकेसर तो इसी परागकण इसके वर्तिकाग्र पर चला गया, इसी पुष्प पे तो कोई बात ही नहीं है, तब भी स्वपरागण है। अगर इसका परागकण गिर के इस पुष्प पे चला आया, नीचे वाले पुष्प पे या उसी पौधे किसी अन्य पुष्प पे चला गया, तो ये भी क्या कहलाएगा? स्वपरागण। डिफिनीशन बहुत ही आसान है। किसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के मतलब उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचता है तो इसे क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। बात की जाए पर परागण की, तो पर परागण हम लोग बात करते हैं। पहले इसमें 2-3 चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि स्वपरागण होता कब है। तो स्वपरागण देखिए होने का कुछ चीज़ें सीमाएं हैं। जैसे कि स्वपरागण तब होगा जब दोनों ही पौधे क्या हों? द्विलिंगी और उभयलिंगी, द्विलिंगी हों। इसका मतलब दोनों नर और मादा जन्नांग दोनों एक ही पुष्प में होने चाहिए। उसके बाद समकाल परिपक्व होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि नर युग्मक और मादा युग्मक एक साथ परिपक्व हों, तभी आप स्वपरागण की संभावना को व्यक्त कर सकते हैं। उसके बाद कह रहे हैं अनुमिलीयता होनी चाहिए, जिसे कुछ पौधे में पुष्प खिलते ही नहीं हैं और हमेशा बंद ही रहते हैं। ऐसे पौधे में सिर्फ स्वपरागण होता है, जैसे गूलर हो गया, ठीक है, ड्रोसेसा हो गया, कनकोवा हो गया। तो कुछ पौधे जैसे गूलर में आप छोटा सा एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे गूलर में होगा। इसमें क्या होता है कि पुष्प के अंदर ही उसके में नर जन्नांग होते हैं, उसमें फट के गिर जाते हैं, पुष्प में फल बन जाता है। उसका पुष्प खिलता ही नहीं, अंदर ही जो चीज़ें होती हैं। उसके बाद स्वपरागण को 2 भागों में बांटा जा सकता है, स्वयुग्मक और सजात पुष्पी परागण। जैसे यदि एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँच जाएँ तो स्वयुग्मक कहते हैं। और सजात का मतलब वो जब किसी पुष्प के परागकण उसी पौधे किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो उसे सजाती परागण भी कहते हैं। स्वपरागण लिए कुछ युक्तियाँ भी हैं, जैसे द्विलिंगी पुष्प, एक ही पुष्प में नर व मादा जन्नांग दोनों होने चाहिए, तो ऐसी स्थिति में स्वपरागण ही होगा, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। आशा करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है, और पढ़ते रहिए। अभी फ़िलहाल आने वाले समय में कोई संभावना नहीं है कि क्लासेज आपकी रेगुलर स्टार्ट हो पाएंगी, ठीक है। तो आप थोड़ा बहुत इसी प्रकार से अपने टॉपिक को तैयारी करते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।